अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की बात सुबह याद रखिएगा, हाँ। याद रखिएगा, सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। बिल्कुल, ये नहीं भूलना भाई, सुबह जानदार तो लाइफ शानदार भूलना नहीं है। बिल्कुल। अब आप फरमाइए, इंसान की जिंदगी में सबसे अहम चीज कौन सी होती है? इंसान की जिंदगी में सबसे अहम चीज होती है दौलत। नहीं, अच्छा, उसकी मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। ये सब बोलने वाली बातें, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन चलें, आप सोचें, मैं आपको बताती हूँ कुछ ब्रांड्स की एग्जांपल्स देके कि जिंदगी में हर इंसान की अहम तरीन चीज क्या होती है। मिसाल के तौर पे गुची के बैग्स वैग्स बड़े ख़वातीन को पसंद होते हैं, परफ्यूम्स वगैरह बड़े पसंद होते हैं, लेकिन गुची बेचता क्या है एक्चुअली? क्या बेचता है? लग्जरी बेचता है गुची। हाँ। उसी किस्म के बहुत सारे काउंटरफीट प्रोडक्ट्स जो हैं आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन ये है कि गुची सेल्स लग्जरी। और कपड़े नहीं बेचता बेसिकली वो खास तौर पे ऐसी चीजें वो बेचता है गुची कि जिससे इमेज, उसका इमेज आइडेंटिटी जो है वो लोगों के जहनों में माइंड शेयर खरीदता रहे। मर्सिडीज क्या बेचती है? स्टेटस। हर आदमी के पास मर्सिडीज नहीं होती, ठीक है? तो वो स्टेटस वाली जो एक आपके एहसास है वो आपको फील होता है द मिनट यू गेट इन अ मर्सिडीज। फिर इसके बाद एप्पल, जो हमारे आई मैक्स और ये जो मैक्स हैं और आईफोन्स हैं वगैरह वगैरह, नहीं, ये बेचता है एक्सक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिविटी बेचता है। तो ये तीनों चीजें, ये तीनों ब्रांड जो चीजें बेच रही हैं, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये फीलिंग है, माइंडसेट है, ये फीलिंग, एहसास बेचते हैं ये, और एहसास ही को पकड़ पकड़ के लोगों को ये अपनी गिफ्ट में देते हैं। पाकिस्तान मॉर्निंग्स क्या बेच रहा है? एहसास। हम प्रोग्राम नहीं कर रहे, नहीं, हम प्रोग्राम नहीं कर रहे, हमारा कोई एहसास होना हम भी फीलिंग बेच रहे हैं। हाँ। वो फीलिंग कि जहां पर आपका दिल चाहे कि आप सुबह सुबह उठें तो आपको एक रिलैक्सेशन महसूस हो, जरा खुशी की फीलिंग हो, हैप्पी मूड में आप जो है वो बेड से निकलें, तो दैट इज ऑल्सो अ फीलिंग। प्रोडक्ट नहीं है ये हमारे लिए, या मेरी नज़र में या वैस की नज़र में। ये नहीं है कि हम एक शो कर रहे हैं और भाई रेटिंग चाहिए या फलाना ढिमकाना। बहुत सी चीज़ें हम ऐसी भी करते हैं जिससे हम ये जानते होते हैं कि शायद रेटिंग नहीं आएगी, लेकिन उसमें आपको एहसास और फीलिंग बहुत ज़रूरी है, वो मिलेगा। ये हमारा और आपका एक रिश्ता है, और इस रिश्ते का नाम है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। अच्छा जी, हाँ तो जी। अब जो फीलिंग हमारी खबरें पढ़कर आती है वो भी जरा बिल्कुल ज़ौक़ की तरफ हम चलते हैं। बिल्कुल। कैसे आप दोनों? क्या हालात हुआ, क्या थे? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ थे गायब आप? मैंने कहा आप दोनों ने ज़ौक़ साहब कर ली तो मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सर, हमने कौन सी छुट्टी की है? आपका काम करने का मूड शूट कोई नहीं है। छुट्टी आप दोनों ने की है ना? आपने तो नहीं की। नहीं, आपने नहीं। मैं तो इलेक्शन डालने गई और वापस ही नहीं आई लौट के, ऐसी गई जैसे जमहूरियत दूर हो गई। मैंने तो सबक याद किया हुआ है भाई, आप मैंने तो सबक याद आप किया तो हुआ है। पूरे मुझे इलेक्शन में यहाँ पे देखें, रहे। मैं तो मैंने कहा थोड़ा चेंज हो जाए, थोड़ी छुट्टी हो जाए, थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। अहम कौमी फरीजा सर अंजाम देने गई। मैंने कहा यहाँ से आपको देखता था, जरा घर बैठ के भी देखूं तो सेम ही फीलिंग आती है। तो हाँ, सही था, अच्छा लगा। ऐसी पुरजोर किस्म की मॉर्निंग। अच्छा, बात सुबह जानदार, सुबह जान, लाइव शानदार, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है है। जी। खबरों की तरफ खबरें आज बताइए। हमारे पास हैं। आपका फेवरेट टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक, क्रिकेट का बाबर आजम पहले ही बैट का नहीं, इशारा ये कर आपने दिया, हालांकि गलत बैट किया नहीं है। मैं लेफ्टी नहीं, राइट राइट से, से। हाँ, राइट से मेरा राइट ही होगा, लेकिन वो ठीक है। लेफ्टी वालों के लिए। और तो क्या हुआ बाबर आजम इंडिया वालों के पास बैट नहीं है, इस तरह इनके पास भी बैट नहीं है। तो बाबर आजम साहब नंबर 1 पे बरकरार हैं वनडे रैंकिंग के अंदर। क्या फायदा ऐसे नंबर का यार? ठीक है, चलो अच्छी बात है। बदस्तूर नंबर 1 है वनडे रैंकिंग में। ऑलराउंडर्स में अगर बात की जाए तो मोहम्मद नबी हमारे पड़ोसी मुल्क से वो पहले नंबर पर आ गए बड़ा हैं। और ताबड़तोड़ शकीबुल हसन की दूसरी, सिकंदर रजा की तीसरी पोजीशन बॉलिंग रैंकिंग में, केशव महाराज का पहला, जोश हेजलवुड का दूसरा और एडम जैम्पा का तीसरा नंबर है। वैसे अवैस बड़ा अर्सा हो गया पाकिस्तान का कोई ऑलराउंडर नहीं आया टॉप रैंकिंग। भाई अब ये लीगें खेलते रहेंगे, हाँ, अपनी फिटनेस खराब करते रहेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा ना भाई। तो ये मामला तो सही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पीएसएल शुरू होने वाला है, तो देखते हैं कि पीएसएल में क्या होता है। एंजॉय करें, फिलहाल तो सड़कें बंद हो रही हैं। एंजॉय करें, एंजॉय। अब एक तो हो गया ये क्रिकेट का खेल, अब आ गया सियासत का। उसमें क्या हो रहा है भाई? कौन उसमें फजलुर रहमान साहब ने तो फुल टॉसें कराई हैं कल, ऐसा ही है। यॉर्कर्स आप फुल टॉस ना कहें, यॉर्कर्स कहें उनको। अच्छा, पीपल्स पार्टी की जानिब से और नून लीग की जानिब से एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ये किया जा रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी जब चाहेगी 5 साल के हवाले से 5 साल के अंदर
जिस टाइम भी सदर जरदारी साहब कहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह देंगे और शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बिला रुकावट 5 साल उनको गुजारने देगी। ये कहाँ और कहा ये है? कहा है उन्होंने? बात ये जराए से मालूम हुआ है। हमारे जराए भी चिड़िया है, हमारे भी मासूमाना सवालात हैं। यहाँ पे कोई शख्स या सियासतदान अपनी बात अपने मुंह से भी करे ना, तो भी मैं तो उस पे जरा यकीन उस वक्त तक लाऊंगी, ईमान तब लाऊंगी जब वो वक्त गुजर जाएगा वो काम करने का। शिफा भाई, बिलावल भुट्टो साहब की पूरी कैंपेन क्या थी? नून लीग सही हुकूमत नहीं कर सकी, और क्या? नून लीग का वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए, नून लीग का हम साथ नहीं देंगे, और मैं जैसे उनकी ही काबीना इलेक्शन का का हिस्सा नहीं रिजल्ट आया, बनूंगा। चलो जी नून लीग को हम वोट भी दे देंगे। तो इसलिए इनसे कोई बईद नहीं है, ये कुछ बिल्कुल भी ऐसे कभी ही। भी कर सकते हैं। और जहाँ पर विफाक में ये सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे बलूचिस्तान में ये सपोर्ट मांग भी रहे हैं। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़, मरकज़ में नून लीग की हुकूमत साजी के बाद बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की कोशिशें तेज़ हैं और पीपल्स पार्टी चाह रही है कि वहाँ पर बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाए, क्योंकि नंबर करीब करीब ही है। नंबर हाँ तकरीबन बराबर है, तकरीबन तो इस बराबर है। तरीके से बहरहाल। इस- तो आप स्टूडेंट हैं या नहीं है? नहीं, अब नहीं रहे। तो चलो कोई बात नहीं यार, अब हम स्टूडेंट मजदूर कार्ड पेशा बनाने हो में गए। कितना वक्त लगता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 10,000 तलबा व तालिबात को ये आसान शराइत पर मिलेंगी जो ये बाइक्स वगैरह हैं, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें 7,000 बाइक्स जो हैं वो तलबा को मिलेंगी और 3,000 तालिबात को ख़वातीन। मिलेंगी। तो ये बहुत पॉजिटिव इसके अंदर चीज़ है, क्योंकि ख़वातीन का एक मसला यही होता है कि भाई हमें तो फिर ट्रांसपोर्टेशन और ये भाई को कहो, अब्बू को कहो, उनकी जो खुद मुख्तारी है वो पॉजिटिव चीज़ है। और एक मैसेज ये भी कि ख़वातीन जब बाइक चला रही होती हैं तो गोल गोपाड़ा करने वाले जो लोग हैं हाँ, वो तमीज़ से बाज़ बड़ा करें। सिर्फ घूरने वाले भी भाई। हाँ, अच्छा, वैसे वो उनको खवातीन को घूरने वालों में कुछ मैंने ऐसे भी मर्द हजरात देखे हैं जो कहते हैं कि हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई एक खातून जा रही है और हमारे मुल्क में जहाँ पर खवातीन को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मुयसर, तमीज़ वो से जा देख रही है लेना तो यार। तरीके नहीं, वो कहते हैं हम खुशी से देखते हैं, कभी कभी हाथ भी हिलाते हैं, थम्स अप भी देते हैं। लेकिन तो अब कुछ मेरे ऐसे ख्याल भी से हैं। एक्सेप्टेंस हो गई है लोगों के अंदर काफ़ी और हद अब तक बेहतर हो गया और होनी भी चाहिए बस ये। छिछोर पर ना करें, छिछोर पर बिल्कुल, ना करें, हाँ। अब अच्छी अच्छी खबरों के बाद एक बुरी खबर है। वो क्या है? गैस गैस। मैं समझ गया, और पेट्रोल की भी आने वाली है आने अभी। वाली है, हाँ, बिल्कुल। पेट्रोल की भी आने वाली है, बिल्कुल। यानी चोली दामन का दोनों का साथ है। Yes। इधर गैस 67% गैस की प्राइस इंक्रीज हो सर, रही है यार। IMF वालों, कोई हम पर रहम कर लो, कोई अल्लाह तुम्हें पूछेगा यार क्या कर रहे हो। ये जिस उनका काम नहीं है ना रहम करना। हाँ उनका उन्होंने काम करना रहम नहीं है, नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये बात तो सही है। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। 67%। गैस महंगी हो रही है और ये वो चीज़ थी जो आवाम को बड़ी आसानी से मुयस्सर भी थी और जो अवाम ने भी तो ऐसा खेला है उस गैस के साथ। हाँ, अच्छा, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अभी भी आवाम जब आवाम को कहेंगे ना कि अभी गैस महंगी हो रही है, तो आवाम का जो शॉर्ट साइटेडनेस है या जो भी इस किस्म की चीज़ होती है उसमें वो इस चीज़ को नहीं मद्देनजर रखते कि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उन पे क्या होगा। अभी आवाम इस चीज़ पे खुश होगी, चलो ये सर्दियाँ तो गई ना, खत्म हो गई तकरीबन, अब आगे देखेंगे क्या होता है। ये भी हो सकता है, लेकिन बिल ज़्यादा है। अब ऐसे एक खबर जमशेद दस्ती साहब के मैं बारे में। बिल्कुल जो ऐसी खबर है, अच्छा, ऐसी कोई वैसी स्पेशल खबर खबर है जो आपने रोक के रखी हुई जमशेद दस्ती का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये मैं बता दूं आप लोगों को। क्या कहा? जी। अखाड़े में उतर गए हैं? जी, अखाड़े में ही उतर गए हैं। वैसे जिस सरजमीन या जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं वो अपने अंदर जो बनी हुई हिंदुस्तान मसाजिद को मस्मार कर रहा है, तो हम उस तनाजुर से भी अगर देखें बिल्कुल। तो ये बड़े जज्बात को ठेस पहुंचाने दुनिया वाली में बात तुम है। मांग रहे हो मंदिर अपने लोगों के लिए और दूसरी अकलियतों के लिए तुम अपने घर में जो और है मसला मस्जिदें ये है कि बनाते हम से मुसलमान ममालिक जो हैं वो उनको दे भी रहे हैं कि आइए आइए प्लीज़ तशरीफ़ लाइए, हमारे यहाँ बनाइए मंदिर। तो ये बहुत अजीब। देखो, इकनॉमी और फाइनेंस, मेरी उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना माल होगा, ये हदीस थी ना, तो बस ये हमें नजर आ गया। भाई मैंने सऊदी अरेबिया के हवाले से पिछले दिनों कोई आए हुए थे, पाकिस्तान में वोट डालने आए हुए थे, तो उनसे मैंने पूछा कैसा है सऊदी अरेबिया। वो कहती हैं रियाज अगर तुम लोग कदम रखोगे तो इट इज़ 100%, मतलब वो रीवैम्प हो गया है, हर चीज़ उसकी बदल गई है, और दुबई का मिनी वर्जन जो है वो सारा का सारा वहाँ पर है। और लोग कहते हैं कि यूथ तो बड़ा खुश है खैर MBS 2030 विजन से, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो नाला हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते। न्यूटन साहब जो न्यूटन है, साहब की तरफ से, और ये बड़ी अहम उन्होंने खबर कहा है कि जी कैंसर की वैक्सीन हम बस बनाने वाले हैं, तकरीबन बन गई है। चाइना का एक दौरा मेरा भी हुआ था छोटा सा, और उस चाइना के दौरे में हमारे साथ वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स थे, तो उन्होंने, हम तो मेहमान थे, हमें उन्होंने बिजनेस क्लास में बिठाया, ट्रेन में महंगी थी, हमें बिजनेस क्लास में बिठाया, तो हमारी उनसे दोस्ती हो गई। हमने उनको कहा आप भी आए हमारे साथ बैठे इधर ही खाना खाएं। उन्होंने कहा नहीं हम पीछे बैठे हैं। हमने कहा पीछे कौन सी क्लास में बैठे हैं? उन्होंने कहा नहीं हम पीछे बैठे हैं, बताते नहीं थे। खैर हम पीछे ज़रा चहलकदमी करने गए, ट्रेन देखने ना सारे गए, तो वो पीछे इकोनॉमी क्लास में बैठे थे। तो हमने उनसे पूछा भाई क्यों आप उधर इकोनॉमी क्लास में बैठे हैं, हमें बुरा लग रहा है, आप आ जाएं आगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू सिट इन द बिजनेस क्लास Chinese bureaucrats थे, पाकिस्तानी नहीं थे। एज पब्लिक ऑफिस होल्डर्स। पाकिस्तानी तो जाते ही नहीं है ट्रेन में। नहीं, अगर जाते भी तो
तो उन्होंने वो कहा तो- कि हमें चले, एक entitlement आखिरी ये खबर तो हो आज के गई, हवाले से। कहानी निपटा दी। हाँ। आखिरी खबर मरी आखिरी की है ले जी। लेते हैं। मरी जो है ना उसके अंदर है बर्फबारी और बारिशें। और भाई क्या मामला चल रहा है, मौसम की अंगड़ाइयाँ। ओहो हो हम अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे, हाँ। नुमाइंदे हमारे मरी जी। से हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा, और जो क्योंकि है अच्छा अब मौसम जो है उसने करवटें बदलना यूँ भी शुरू की है कि एक तो हमने देखा कि कराची में बारिशों का सिलसिला हुआ, फिर उसके अलावा बड़ा लेट हुआ लेकिन आया, हाँ लेट हुआ, बिल्कुल बहुत लेट हुआ। मुझे इस चीज़ की तशवीश थी कि देखें सर्दियों में बारिशें ना होना या बर्फबारी ना होना, लोग कहते हैं ओ चलो शुक्र है हमारी ज़िंदगी आसान है, लेकिन बर्फबारी ना होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत जी। आने वाले वक्तों में, हमारे क्योंकि वही नुमाइंदे बर्फ पिघलती अरसलान है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, उनसे जरा हाँ जी, गुफ्तगू करें बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अरसलान साहब बताएं कहाँ से हमें आप ज्वाइन कर रहे हैं और क्या सूरत हाल है बर्फबारी की, बारिश की? जी मैं मरीज से ज्वाइन कर रहा हूँ आपको, और जहाँ तक इस साल बर्फबारी की सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है। इस पूरे साल के अंदर सिर्फ एक बार बर्फबारी का एक सिलसिला जो 3 दिन तक जारी रहा वो हुआ, और बाकी जितनी भी फोरकास्ट थी उनके मुताबिक स्नोफॉल जो है वो नहीं हुई, जिसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम है वो भी बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुआ है, और जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल और वाटर रिजर्वायर्स की सिचुएशन है वो काफ़ी डिस्टर्ब है। और अभी एक अजीब सी माहौलियाती तब्दीली मलका कोसार मरी में भी देखने को मिल रही है। अभी फरवरी के अंदर अच्छी खासी शदीद धूप दिन के टाइम पे होती है, और जो मौसम में पहले खूबसूरती थी, बर्फबारी थी, वो नहीं हुई, इस हाँ। दफ़ा इस साल बिल्कुल भी नहीं है। इससे ना सिर्फ माहौलियाती तब्दीलियों से मुकामी लोगों को असरात मुरतब हो रहे हैं, बल्कि कारोबारी तौर पर भी मरी एक सियाती मरकज़ है। वहाँ पर सैकड़ों होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं जिनसे हज़ारों लोगों का मुकामी रोजगार वाबस्ता है, वो भी बुरी तरह से मुतासर हो रहे सही हैं। है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो भी यही कह रहे थे कि जो बर्फ़बारियाँ नहीं हो रही हैं, लोग बड़े तशवीश का शिकार हैं, और जब बर्फ़ नहीं पिघलेगी तो हमारे समंदरों में और दरियाओं में पानी नहीं होगा। जब पानी नहीं होगा तो पाकिस्तान में पानी की फसलें जो है वो कमी हो जाएगी, फसलों में और बाकी ज़िंदगी में मसाइल दरपेश आ जाएंगे। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान पर रहमत की बारिशें हों और रहमत की बर्फ़बारियाँ भी हों। एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं कुछ शायरी की, लेकिन शायरी की बात मैं नहीं करूंगा, मैं अक्सर करता रहता हूं। और आज हमने जिस खास शख्सियत को मदऊ किया है उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और शायरी में उन्हें कमाल हासिल है। इनकी उम्र है पूरे 7 साल। 7 साल की ये बच्ची शायरी में कमाल, और जिस तरीके से ये शेर पढ़ती है, शेर सुनाती है, सारी दुनिया वाह 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 करती है। मंतिशा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी नानो निगत आरिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मंतिशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मंतिशा, ठीक हैं आप? आई एम गुड। आप वाकई 7 साल की हैं? जी या बड़ी बताएं। हैं? नहीं, मैं बिल्कुल 7 साल की बिल्कुल 7 साल की है, बिल्कुल बस सही पक्के। है। और ठीक 7 है। साल की हैं तो आप शायरी कैसे करती आपने सीखी, किसने सिखाई? कोई ज़रा हमें अपनी कहानी तो सुनाएं ज़रा। ये मुझे मेरी नानो ने ये सारी सिखाई है। और एक दिन ना मम्मा ये याद कर रही थी पंजाबी शायरी, तो मैं भी उनके पास बैठ गई। उन्होंने याद की तो मैंने भी याद कर ली। पूरी याद कर ली? तो ये हम कैसे माने कि आपने याद कर ली हुई है पंजाबी शायरी? मैंने कर ली थी। तो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देंगी तो हमें पता चलेगा ना, कुछ दिखाएं तो सही। कुछ सुनाएं तो सही। सबसे पहले मैं अपने वतन के लिए कुछ कहना चाहूँगी। जी बिल्कुल, करें। शुरू कीजिए। तेरी सुबह तुम्हारी सुबह हसीन हो शबे कमर की तरह, तुम्हारी शब हो मुनव्वर रुखे सहर की तरह। कोई जन्नत का पूछे तो कह सको हंस के कि वो भी क्या खूब जगह है मेरे वतन की तरह। वाह 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 है, वाह वाह वाह, जबरदस्त। वो भी क्या जगह है, क्या खूब जगह है मेरे वतन की तरह। भाई वाह वाह वाह, ठीक है वाह। जी। क्या बात है। अच्छा, अच्छा। और पंजाबी पंजाबी पंजाबी। 1 रुपये 1 रुपए दी कनक ले आंदी, बोल मेरी मटकी तो छनीगी के ना साइया साडे कोलों छंदी भी ना। छनी छनाई तेरे अगे रखदा, बोल मेरी
कि तू पिसीगी कि ना साइया साडे कोलों पिसदी भी ना पिसी पसाई तेरे अगे रखदा बोल मेरी मटकी तो गुंदेगी कि ना साइया साडे कोलों गुंदी भी ना गुनी गुनाई तेरे अगे रखदा बोल मेरी मटकी तू पकाएंगी कि ना साइया साडे कोलों पकदी भी ना पकी पकाई तेरे अगे रखदा बोल मेरी मटकी तो खाएंगी कि ना अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरे हत्थे तो वाह अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरे हत्थे तो वाह। वाह 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 क्या वाह बात है, वाह। अब ये जबरदस्त। किसकी लेकिन शायरी थी साहिबा, और कैसे सीखी इन्होंने ये भाई? क्या चक्कर है ये इतनी? ये इसी तरह जो इसने आपको वाकया बताया कि अपनी आज से 3 साल पहले का है। ये इसकी मदर ना कोई टिकटॉक बना रही थी तो वो ना बार बार रिपीट करके अपनी गलतियां निकाल रही थी, तो ये पास बैठी हुई थी। तो मैंने कहा मम्मा क्या कर रही हैं, इतनी देर से आ नहीं रही। तो इसने कहा कि वो ये याद कर रही, इसने मुझे पूरा उसी लहजे में सुना दिया। मैं इसके मुंह को देखूँ तो अब ये बहुत छोटी थी, 4 ईयर भी पूरे नहीं थे। तो फिर इसे मैंने कहा कि हम इसको ना और याद करवाते हैं। मैंने फिर इसे जितनी लंबी भी सुनाई, पंजाबी में, उर्दू में, इसने ना खुद एक्शन किए हैं। जो भी सही। इसने खुद ही अपने एक्शन है, हर चीज़ को समझती है। यानी कि एक शायरी हम ऐसे याद करवाती हूँ ना, रटना नहीं है ये। हाँ, ये नहीं है कि वो रट्टा है, यानी कि हंसने वाली इसको चीज़ पे पता है कि हंसती इस है। शेर में शायर क्या कह ये रहे हैं। एक हैरत की हमें बात तो है। उस वक्त तक पता ही नहीं चल सकता था यानी कि फीलिंग डालती है उसमें। और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि इसे हंसने वाली चीज़ को भी पता है। तो उर्दू के कौन कौन से शायरों से आपने इनकी वाकफियत इसे करवाई? मैंने ना उर्दू के जो मतलब के बड़े शायर हैं उनमें तो नहीं, जो मुझे मतलब कि बच्ची के हिसाब से जो सही लगा वो मसलन सारा कौन कुछ। से? मसलन इसने खुदार मेरे शहर का बहुत अच्छा पढ़ती है, तो वो मई के हवाले से इसने याद किया। तो एक बहुत लंबी इसने अभी एक जगह पे बहुत लंबी पंजाबी की पढ़ी है, तो वो हैरान हो रहे थे। एक और है कि ये इस बच्ची ने कैसे याद भाई की वो है। खुददार मेरे शहर का हाँ अगर ये जी, सुना प्लीज। दें तो हाँ भाई जी, मजा आ सुनाएं जाएगा। बेटा। आजकल तो बड़ी जरूरत सुनाएं है। जी, जोर देख। खुदार मेरे शहर का फाकों से मर गया राशन तो बच रहा था वो फोटो से डर गया चढ़ती रही मिज़ार पे चादर तो बेशुमार बाहर जो एक फकीर था सर्दी से मर गया हाय हाय। रोटियां मेरे शहर के कुत्तों ने छीन ली फाका गरीबे शहर के बच्चों में बढ़ गया चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने हाकिम ने कह दिया कुछ खा के मर गया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। तो इसी ये तरह गुर्बत के हवाले से पिछले दिनों महंगाई आई तो ये बड़ा फील कर रही थी कि मतलब चीज़ें बात महंगी हो स्कूल गई के हैं। बच्चे जो हैं उनसे पूछो कि आप दूध पीते हैं तो कहते नहीं, दूध तो महंगा हो गया है। तो मम्मा कहती हैं अब दूध नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने इसे वो याद करवाई, इसकी एक स्पीच थी उसमें याद करवाई, बुलंदी जिनकी ख्वाहिश थी, वो बड़ा हाँ प्यारा भाई पढ़ती। भाई सुनाए भाई, फिर सुनाए। बुलंदी जिनकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए लगाई ताज को ठोकर गदाई पर उतर आए जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते तो बच्चे फेंक के बस्ता कमाई पर उतर आए। भाई वाह 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 क्या बात है। वाह, आय हाय हाय हाय, क्या क्या बात है, मजा सच्चाई आया। बयान की है आपने मजा आया। भाई, वाह वाह तो वाह। आपको अच्छी लगती है शायरी? जी मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसा हो सकता है कि आप भी बड़े होके शेर कहें और लिखें भी शेर? जी मुझे ये बहुत पसंद है। क्या बनने का इरादा है जब आप बड़ी हो जाएंगी? तो मुझे अभी डॉक्टर बनने का इरादा है। शायरी भी करेंगी और तो आप तो डॉक्टरी शायरी भी करेंगी। से पेशेंट्स को ठीक कर दिया और करेंगी एंकर मेरा ख्याल बनने है, का सुना भी सुना के उनको। एंकर बनने का भी मम्मा शौक है? एंकर है ना, तो एंकर बनने का भी शौक है, लेकिन अभी प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन एंकर बनने हम- बहन भाई हम- इसका हम एक भाई है इनकी- तो दोनों मिलके एक दूसरे से यही खेलते हैं। प्रोग्राम हम कर रहे इनकी होते छुट्टी हैं। कर देते हैं बिल्कुल। मंतिशा, हम इनकी छुट्टी कर देते हैं, आप आ जाएं कल से, और क्या? एंकरिंग कर लेंगी, हो जाए। इसे एक बच्चों के शो में है, हो जाए। अच्छा। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला इसे नहीं। कामयाब करे। डर गई है वो, कह रही ये है जो मम्मा याद कर रही थी वो जरा सुने, जो हाँ, इसने वो बताओ। 4 साल हाँ। पहले सुनाया। बताएं। वो जो मम्मा याद कर रही थी वो हाँ। सुनाओ। सुनाओ। पहली गलती कि सारी गलती मेरी नहीं अच्छा चल जे हैवी ते की मैं तेरी नहीं ओ कहंदा है कि प्यार ते जंग विच जायज़ है सब ओ कहंदा है कि प्यार ते जंग विच जायज़ है सब मैं कहंदी हां हेरा फेरी नहीं मेरी मन ते आपो अपने राह पई है मेरी मन ते आपो अपने राह पई है की कहना है जिनी हुई बथेरी नहीं। हाय हाय, क्या बात है। है, क्या खूबसूरत भाई, वाह 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 वाह, मजा आया वैसे, मजा आया आज तो। बेहतरीन। अभी इसने एक मुशायरे में, बड़ों के मुशायरे में पंजाबी पढ़ी थी, बहुत अच्छा। खूबसूरत। हाँ। तो वो बड़े जो थे वो बार बार कह रहे थे कि हम कोई बंदा बीच में से स्किप कर देते हैं तो इसको मंशा एक बिठाते दफा हैं। फिर सुना दे। सही। तो वो अगर आपको ये आपके पास टाइम है तो ये वो है, सुना बताएं, चलें बताएं। जी, सुनाएं। मेरा आखा मन ले बंदिया हर गल पल्ले बल्ले बंदिया
मंगवी सोचते चुक नहीं चंगी, नित बेगानी चाह नहीं चंगी, बोती खिलरी वल नहीं चंगी, कंडों ओले गल नहीं चंगी, तिड़के मारी छाल नहीं चंगी, बोती लंबी काल नहीं चंगी, कखा नेड़े अग नहीं चंगी, सरतों पारी पग नहीं चंगी, करनी अंत अखीर नहीं चंगी, कुत्या अगे खीर नहीं चंगी, रल के कितनी वंड नहीं चंगी, इस तो पिछे होर नू फड़िए, पहले घर दे चोर नू फड़िए, अखियां दे विच कहर नहीं चंगा, जद विच भरिया जहर नहीं चंगा, अजलो होला दिल नहीं चंगा, ढेर फसादी सच नहीं चंगा, मैं तेनू कह दिता मेरी गल मान ले बंदिया। हाय हाय, इसका मतलब पता है इसको है सारा इसका क्या मतलब है मंतिशा? इसका मतलब ये काम नहीं करने चाहिए जो मैंने इसे बताया, ये काम नहीं करने चाहिए, ये कोई अच्छे काम नहीं है और हर बंदे को ये बात मान लेनी चाहिए। अब देखें, अब आपने करना क्या है मंतिशा, आपकी मेमोरी इतनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, क्या बात है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। कितनी कितनी नज़में याद होंगी, कितनी पोएट्रीज याद होंगी आपको? बहुत सारी मैंने बहुत सारी। जी। कोई काउंटिंग है उसकी या नहीं है? नहीं नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है अल्लामा इकबाल का? जी पता है। बिल्कुल। आपको पता है मिर्ज़ा गालिब का? जी। आज आपको पता है फैज़ अहमद फैज़ का? नहीं। अच्छा, ये पता कीजिएगा। अब आप ना बड़े बड़े शायरों की तरफ जाएं, क्योंकि मेमोरी तो आपकी बड़ी अच्छी है और आप समझती भी हैं। तो जब आप बड़े बड़े एक दो शायरों को शायरों ने पढ़ेंगी, इसे अपना कलाम भेजा है पढ़ के सुनाओ। पंजाबी का कि आपने किसी भी प्रोग्राम में अब हमारा पढ़ना है, लोग अप्रोच करते हैं कि मंशा पढ़े। हाँ, ये कलाम। जाहिर है, जिस क्योंकि तरह ये पढ़ इसकी रही है। डिलीवरी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। आज वैसे जो एक बर्रे सग़ीर के हमारे बहुत बड़े शायर, उनका यौम वफ़ात भी है। मिर्ज़ा गालिब। 15 फरवरी को मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल हुआ था। और वो मिर्ज़ा गालिब का शेर है ना कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो ज़रा गालिब को भी पढ़ लीजिए, गालिब को भी समझ लीजिए, और आपको अंदाज़ा होगा कि कैसी खूबसूरत शायरी उन्होंने की और किस कदर अच्छे अल्फाज में, वो जो गुफ्तगू के अंदर जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो ख़ास अल्फाज उर्दू के हैं, उनके मतलब भी हमें नहीं पता। बहुत सारे वो गालिब की तरफ से हमने सीखे। गालिब के फिर खतूत जी वो बड़े मशहूर, उन्हें पढ़ना चाहिए। तो गालिब को पढ़ना भाई, ठीक है मंतिशा? ये है पीछे आपके गालिब, पीछे नजर, हाँ देखो ये आपके पीछे गालिब साहब है। तो जी जरूर पढ़ूंगी। ठीक है, जी जरूर पढ़ूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मंतिशा और बहुत शुक्रिया निगत साहिबा। ये आपने बच्चों की तरबियत का एक नया जाविया हमारे नाजरीन को दिखाया है। मैं इसे कुरान पाक भी खुद ही पढ़ा रही हूँ। वो भी हिफ्ज़ अच्छा, कराया माशाल्लाह। बैड टच और गुड टच के बारे में ये बहुत अच्छा बोलती है, जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ, ठीक है, तो इस ये पर भी हम फिर इनसे अलग एक नशिस्त सेशन लगाएंगे। करेंगे, बिल्कुल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, थैंक यू जी, बहुत थैंक शुक्रिया यू मंतिशा। जी। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। है पाकिस्तान मॉर्निंग और अब आपकी मुलाकात एक बड़े ख़ास कपल से करवाते हैं, सैयद आसिफ सईद किरमानी साहब। इनका नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तानी सियासतदान, ताजिर। जुलाई 2017 से पाकिस्तान के सेनेट के रुकन रहे और इसके अलावा आसिफ किरमानी साहब 2015 में नवाज शरीफ साहब के लिए मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म की हैसियत से भी इन्होंने काम किया। पाकिस्तानी तारीख़ के एक ऐसे बड़े नाम के ये साहबजादे हैं जिनका ताल्लुक तहरीक पाकिस्तान से था। इनके वालिद अहमद सईद किरमानी, जो कि तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा हाँ। और बड़े सरगर्म कारकुन, कायदे आज़म के देरीना साथी, सिपाही और मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के बानी रुकम और मारूफ वकील रहे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी जनाब सैयद आसिफ सईद किरमानी साहब और उनकी अहलिया असना आसिफ सईद किरमानी। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सर, कैसे हैं? आइए, अपना ही घर समझे, नहीं समझ के आए, किधर बैठते हैं? बस बिल्कुल, जहाँ मर्जी। बहुत हाँ जी, अच्छा जी, आप इधर आइए। अच्छा, प्लीज़। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला आपकी मेहरबानी और दोनों ने इकट्ठे वक्त निकाला। आप लोगों को कितना वक्त मिलता है इकट्ठे, ये आप बताएं। बल्कि आप उनसे पूछिए। मिल ही जाता है जी। मिल जाता है जी जी जरूर मिलता है। आजकल काफ़ी मिल रहा है। आजकल काफ़ी मिल रहा है, ये भी सही। इस पर हम बात करेंगे कि आजकल क्यों मिल रहा है। असना साहिबा, आपका तो नाम माशाल्लाह इतना यूनिक है, असना। थैंक यू जी। ये इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है जी ग्रेट एंड मोर ब्यूटीफुल, अच्छा माशाल्लाह। अरबिक नेम है। और मैं तो समझा कि आपको इस्तिस्ना हासिल है, तो इसीलिए इस्तिस्ना से इस्तिस्ना भी हासिल है। हर मामले में इनसे बीवियों को तो तमाम इस्तिस्ना हासिल होता है। बिल्कुल इस्तिस्ना हासिल होता है। तो ये कितना अरसा आप लोगों को एक साथ हुआ है? पता है जी 95 में हुई थी। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह। ऑलमोस्ट 26-23 साल, लेट्स से ज़्यादा हो गए। मे बी मोर 28 एग्जैक्टली। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसे गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी जी। मुझे पूछ रही हैं दोनों से? फर्स्ट क्लास। अच्छा, बहुत अच्छी माशाल्लाह जी। जुनू में जितनी भी गुजरी वो क्या है? नहीं, वो ये है कि जैसा भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो घर होता है ना, आपको पता है वो तो ख़वातीन बनाती हैं। एग्जैक्टली। तो इन्होंने घर भी बनाया, इन्होंने मेरे बेटे को भी पाला, माशाल्लाह। मुझे भी पाला पोसा। अच्छा हाँ, साहिबजादे भी आपके जो हैं वो माशाल्लाह आप तो एक ज़िंदगी के नए कदम की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी आप बताइए। अच्छा, वैसे है कि वो क्या फरमा बरदारी है, देखें माशाल्लाह। अच्छा कहते हैं। आप बताइए। जी जी, अच्छा, वेरी गुड। वी हैव ओनली वन चाइल्ड जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और वो अपने दे रहा है प्री मेडिकल एग्ज़ाम की, अब तैयारी कर रहा है। तो मैंने तो उसे कहा था भाई कुछ और कर लो, लेकिन उसका ऑब्सेशन है कि मैंने डॉक्टर बनना है। सो लेट्स सी, तो वो उसके लिए एग्जाम की तैयारी या कर रहा है। आपसे भी इंस्पिरेशन है उनकी, या अदरवाइज भी इनकी फीलिंग आई ऐसी डोंट थी? नो, वो बड़ा थोड़ा सा ना रिजर्व सा आदमी है, अच्छा, दिल की बात बताता नहीं है। तो लेकिन लगता है मुझे, हो सकता है कि उसके ज़हन में हो कि मेरा वालिद भी इसी प्रोफेशन से था, गो कि अब मैं नहीं प्रैक्टिस करता, और जिसका मुझे अफसोस भी है मैं यही पूछने कि वाली मैं थी। एक अच्छा प्रोफेशन छोड़कर हाँ, एक दूसरे प्रोफेशन में आ गया। क्योंकि पॉलिटिक्स और डॉक्टरी जो है, डॉक्टरी में तो बेशुमार इज्जत है ना। वो एक मरीज आपको देखता ही उस नज़र से है जहाँ पे आप उसके मुंह से कह लें या उसी के मसीहा कह लें। बाद में बिल जब आए तो फिर अलग बात है, बिल देख के उसके जज्बात बदल जाएं वो मसला नहीं है। हाँ, लेकिन सियासत के साथ उसको कंपेयर करें तो सियासतदान तो हमेशा ही निशाना तनकीद रहा है, वो उसको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट भी देने को तैयार नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि मेरे वालिद मरहूम भी पॉलिटिक्स में थे जी, और उन्होंने, लेट मी पुट इट लाइक दिस, कि उन्होंने 1940 में ये करारदाद लाहौर जिसे आप कहते हैं करारदाद पाकिस्तान, वो उसके पार्टिसिपेंट्स थे, और उन्होंने कायद आज़म के हाथ पर सियासी बैत की माशाल्लाह। तो उसके बाद भी वो, बट ही बिलोंग टू मिडिल क्लास के लोग हैं। तो माने कि जो मैंने सियासतदान देखे या उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे, वो तो खिदमत की सियासत करते थे। तो अगर आप ये कहें कि जी डॉक्टरी का प्रोफेशन या सियासत जो थी, पहले दोनों ही खिदमत पहले जो उनसे दोनों मैं समझता हूँ कि नोबल अगर प्रोफेशन उनको कहें, ये गड़बड़ हुई है आके। वो एक टाइम पाकिस्तान की तारीख में ऐसा आया था भौचाल, जो नॉन पार्टीज इलेक्शन हुए 1985 में। उसके बाद पॉलिटिक्स कमर्शलाइज हुई, और उसके बाद फिर पैसे वाले लोग आ गए, मनीड पॉलिटिक्स शुरू हुई। वरना आप देखिए ना कि कायद आज़म के साथ, या फॉर दैट मैटर जब भुट्टो साहब भी आए 1970 में, तो उनके मेजॉरिटी जो उनके साथ थे लोग, साथी उनके, देवर फ्रॉम मिडिल क्लास। और कायद आज़म का जो ऑडियंस होता था वो कौन था? वो मोची था, नाई था, दर्जी था, तरखान था, रेडी बान था, जूते पॉलिश करने वाला था। तो मैं तो ये समझ के पॉलिटिक्स में आया, चूँकि मेरी जो ब्रॉटअप था, जो मैंने अपने बुज़ुर्गों में देखा था कि भी ये भी ये नोबल प्रोफेशन है। चलो एक शौक़ भी था, एक जिसको पंजाबी में ठरक कहते हैं, कि भाई सियासत भी थोड़ी करके देख ली जाए। 14 साल कर ली है, मेडिसिन काफ़ी है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आज आप मुझे पूछें तो यू मिस बीइंग अ डॉक्टर। आई रिपेंट। तो असना साहिबा, आपको ये पता था कि आपकी, जाहिर है वो तो उस वक्त डॉक्टर थे ना, मतलब वो तो प्रोफेशन उनका बड़ा सामने वाज़ेह था। क्या आपको ये पता था कि आपकी शादी सियासतदान से हो रही है? नहीं, मुझे उस वक्त तो बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि तब तो ये जॉब ही कर रहे थे अपनी। तो ही वाज अ डॉक्टर उस टाइम तो। लेकिन ये है कि फिर बाद में इनको शौक था। तो फिर आपने कैसा रिएक्शन दिया इस शौक पर? नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने तो इनको कुछ भी नहीं कहा।
जो इनकी मर्जी थी, जाहिर है इन्होंने वो किया, बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे लेकिन भी जब था। आपने इनको देखा कि भाई अब ये सियासत में चले गए और ज़ाहिर है सियासत में बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि मुश्किल। टाइम देना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल था जी। हम काफ़ी देर तो मेरा बेटा और मैं तो हम यहाँ लाहौर में ही रहे हैं, लाहौर बेस थे, तो ये इस्लामाबाद रहे हैं बहुत अरसा। हाँ तो बस वही होता था, कभी वीकेंड पे आ सकते थे तो आ जाते थे, अदरवाइज तो हम लोग इसी तरह ही बिल्कुल। तो पेरेंट्स के साथ ही। लेकिन ये है कि ये सपोर्ट थी कि मेरी जो है मदर इन लॉ फादर इन लॉ वो साथ ही थे। तो कभी कभी आपने इनको कोशिश नहीं की समझाने की कि देखो ये सियासत जो है ये मुनासिब नहीं चल रही है? नहीं, मैंने इनको फ्री हैंड दिया हुआ था, जो इनको अच्छा लगता था बस ठीक है, उन्होंने ऑप्ट किया उसके अच्छा, आप लिए। साहिबजादे आपके अगर इस तरफ आना चाहें कभी फ्यूचर में, आना चाहे तो ठीक है, उसकी मर्जी है। तो मैं व्हाट वुड बी दैट वन एडवाइस? आई वुड टेल हिम कि देखो, मैं वही उसको एडवाइस करूंगा जो मेरे वालिद मरहूम ने मुझे की थी। अच्छा, वो क्या थी एडवाइस? जब मैंने ये डिसीजन लिया पॉलिटिक्स में आने का, तो उन्होंने कहा कि यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, तो देख लो बेटा ये मैंने क्या हासिल किया पॉलिटिक्स में। हमने करप्शन नहीं करते, हम नीट क्लीन लोग हैं, हम सियासत को इबादत समझते हैं। हम ये नहीं है कि जी मतलब पैसा लगा के और करोड़ों लगाओ और अरबों कमाओ। तो तुम क्यों अपना प्रोफेशन छोड़ना चाहते हो? तो मुझे देखो, अगर मैं ही वॉज अ लॉयर बाय हिज प्रोफेशन एंड एडवोकेट, ही सेड कि मेरा तो वक्त ज़ाया हो गया यार, अगर अपना तमाम टाइम मैं अपनी एडवोकेसी को देता तो आज वो कहते मैं मिलीनियर होता। तो लेकिन बहरहाल मैंने उनकी नहीं सुनी। आपने करप्शन की? नहीं, मैंने नाउजुबिल्ला वो कहते हैं ना कि वो करप्शन करने वाले और लेने वाले पर लानत। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद ने भी हमें हलाल खिलाया, हम भी अपने बच्चे को हलाल खिलाते हैं। लेकिन तो ये एक मजाकन जुमला था, मैं लोगों को बता दूं कि हमारी जो ये ना वैसे सीरियस गुफ्तगू होके कोई होती है, ये क्लिप हाँ, निकाल के तो कहीं दाई-वाई लोग ना कर दे। सीरियस हो जाए। मैं आज ये हमने लेवरेज लिया इनसे हमारी जो है जो दोस्ती है हमारी। की। बिल्कुल। आज मैं ये समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब की एडवाइस ठीक थी। अच्छा, मैं वो एडवाइस ज़रूर दूंगा अपने बच्चे को भी, माने ना माने ये उनकी जिंदगी के फैसले हैं। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। आपको सबसे बड़ा शिकवा क्या रहा इनसे? कोई भी नहीं। ये तो ना करें भाई, ऐसा हो ही नहीं नहीं सकता। बताएं, अगर है कोई बताएं। भाई ऐसा खुल के कोई बताएं। शिकवा नहीं, ऐसा कोई शिकवा नहीं है। लिख के दे दें, ऐसा करें। लिखने वाली चीज़ भी नहीं है कोई। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बस जैसा भी है सब ठीक है। तो सबसे बेहतरीन बात इनकी कौन सी लगती है आपको? बेहतरीन बात हाँ, कौन जो सी एक है? क्वालिटी किसी इंसान में होती है ना, जिससे आप कहती हैं कि impressed भाई, होती है। बहुत ये दिल देखो। के बहुत अच्छे हैं, किसके? दिल के। दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब किसी की हेल्प करनी हो या कुछ भी, इवन घर में भी, मतलब अगर कोई चीज़ इनको अच्छी नहीं भी लग रही ना, थोड़ी देर ज़रा इनको होता है, उसके बाद फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। पता ही नहीं अच्छा। चलता कि मतलब किसी चीज़ पे डांट रहे थे या कुछ ऐसे। दिल के बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह। हर और कौन किसी सी के आदत लिए। आप चाहती हैं इनमें कि इम्प्रूव हो जाए? कौन सी आदत? घुमा फिरा के ला रहा हूँ मैं। नहीं, कोई ऐसी आदत तो नहीं। ये तो कोई बात ही ना हुई। सारी नहीं, आदतें यही छोड़ बात दी। है। अरे, अच्छा चलें फिर मैं किरमानी साहब की तरफ जाता हूँ ना। इनकी कौन सी ऐसी आदत है जो आप कहते हैं कि भाई वाह वाह सुभान अल्लाह, ये तो सबसे टॉप पर है? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, हम सब लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनकी सूरत में मुझे एक जैसे गिफ्ट कहते हैं ना, शी इज़ अ गॉड गिफ्टेड माशाल्लाह। पर्सन टू मी इन एवरी रिस्पेक्ट। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, घर के सारे मामलात को देखना जो सब ख़वातीन का होता है, बीवियों का काम, लेकिन ये बड़ी सब्र वाली औरत है। हाँ हाँ, यानी इसके सब्र का को मैयर नहीं किया जा सकता। इसने मेरी गलतियाँ, कोताहियाँ, जो ख़ताएँ भी थी, दरगुजर उनको की। नहीं, नज़रअंदाज ऐसी किया, कोई बात नहीं है। बोलने देना, आ रहा है बस, आ रहा है, नज़रअंदाज सच आ रहा है। किया, और मुझे कभी नींद में भी, ख्वाब में भी शिकायत नहीं की। नंबर ऐसी कोई वन। बात नहीं है। नहीं, ये इनकी नहीं मेहरबानी नहीं है। नहीं माफ किया आपने गलतियां इनकी। नहीं, गलती कोई ऐसी है ही नहीं कि मैं और कोई हो कहूँ कि जाती मैंने है कोई ना, माफ हो करना। जाती नहीं, है, बंदा बशर हम है। सब इंसान हैं, और कोई ऐसी दूसरा बात ये, नहीं। शी इज़ वेरी रिलीजियस वूमन। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब हमारे घर में ये कुरान पाक बरकत। रेगुलरली
नमाज 5 वक्त की तहज्जुद ये वो, तो उसकी जो ये आज हम मेरा घर जो चल रहा है अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद, वो इसकी जो इबादत हैं, और आई क्रेडिट ऑल क्रेडिट गोज़ भाई वाह वाह नहीं वाह, नहीं, अब क्या ये बात। सब अल्लाह ताला का होता है, अल्लाह ताला की रहमत है बस। वाह। लेकिन हर बंदे का कंपैटिबिलिटी तो मैटर करती है किसी अच्छा भी चले, रिश्ते में, अब वो उसमें भी आते हैं ना, कौन सी ऐसी चीज जो आप इनको कहते हैं कि अच्छा ये वाली तो जरा बदल लो अपनी आदत, अब तक ना बदल सकी तुम, पहले दिन से कह रहा हूँ। बताएं। वो सिर्फ मैं ही नहीं कहता, वो मेरा बेटा भी शिकायत अच्छा। करता है। अच्छा वो क्या? मसलन वो कहता है कि अम्मा वाई यू आर सो सिंपल, वाई, अच्छा मतलब तुम्हें बड़ा, वो जो आजकल का बच्चा है ना, हाँ। वो कहते हैं तुम्हें पहननी चाहिए आजकल के जो जदीद तकाज़ों के मुताबिक पराठा लिबास शराठा। पहनना चाहिए, लिबास पहनना चाहिए, मतलब उसका अपना एक मिजाज है, सही है। बिकॉज जाहिर है वो एक नई पौध है। तो मैं भी कभी कभी इसे कहता हूँ कि भाई आप ज़रा थोड़ा सा वो बन सवर लिया करें, हाँ। चले मेरी खातिर नहीं बच्चे की खातिर ही सही। अच्छा। तो ये है, अदरवाइज बट शी इज़ अ सिंपल लेडी। इस सादगी पे कौन ना मर जाए, ये वाला मामला है। तो क्यों, ये क्या सादगी आपने अपनाई हुई है? नहीं, मैं उनकी फैमिली में ही है। इसी तरह बाय नेचर ही शायद ऐसी हूँ। तो आप सियासत में नहीं आ सकती फिर तो, सियासत में मैंने कभी एक्शन सोचा ही चाहिए। नहीं है इस बारे में। एक ही मैंने बात- आगे क्या एक खटा है, आदमी को- मैंने आगे सियासत में क्या लिया जो इसको धक्का दे दूं। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ लोग होते हैं बड़े उसूली होते हैं, जिस तरह हाँ। आपको हम अब बड़े टाइम से जानते हैं, इतना एहसास हो गया है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो किसी के नाम पे लगाएंगे तो आप कहेंगे हाँ ये कर सकता है, कुछ चीज़ें होंगी जिसके बारे में आप फौरन कहेंगे कि नहीं भाई इनसे नहीं, ये ये नहीं तवक्को हो नहीं है, ये नहीं हो सकता। कुछ सियासतदानों में अपने प्रिंसिपल्स भी होते हैं, आजकल वो प्रिंसिपल्स और वो चीज़ें पीछे चली गई हैं बहुत ज़्यादा। आपको ये कैसा लगता है जब आप किसी से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो अपने प्रिंसिपल पे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर ले? देखिए ये अब सियासत तो रही नहीं ना, मैं तो समझता हूँ जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, मेरा आइडियल था वो मोहम्मद अली जिन्ना, यस, मेरा आइडियल मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मेरे आइडियल सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब, उस कैटेगरी के लोग जो तो ठीक है ना जी। फिर उसके बाद भी आते जाए आप तो, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जनरली ये कहतो रजाल है, हाँ सियासत में भी, मीडिया में भी। मतलब आप देखिए ना, आप खुद फैसला करें, अब क्यों नहीं कोई फैज़ पैदा हुआ इस सरजमीन पर दूसरा। इकबाल को छोड़ दें, वो तो एक्सेप्शनल केस था। क्यों कोई यहाँ मैं लाइटर में आ जाता हूँ, जी जी, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था बचपन में फिल्में देखने का, कोई मैं फिल्म नहीं छोड़ता था। आज क्यों नहीं मेहदी हसन दूसरा पैदा हुआ, आज नूर जहां क्यों नहीं पैदा हुई इस मुल्क में दोबारा, आज इस मुल्क में संतोष कुमार, सबिया खानम, मोहम्मद अली, ज़ेबा, शमीम आरा, वहीद मुराद, ये क्यों नहीं पैदा हुए ये लोग। फिर आप तालीम में शोबे में चले जाएं, एजुकेशन में एक डॉक्टर साहब होते थे हमारे, अमरावियन गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, अच्छा, तो हमारे से पहले होते थे डॉक्टर प्रोफेसर नज़ीर अहमद साहब। अच्छा, सिंपल आदमी, साइकिल पे घूमता था, ठीक है जी, दरवेश आदमी था, लेकिन इंटेलेक्चुअल आदमी था। उस वक्त उस्तादों की तो क्या ही बात थी। हुआ ये है दरअसल कि ये जो ज़र है ना, ज़र जिसको हाँ, आप पैसा बोलते हैं, ज़र। दौलत बोलते हैं, ये ज़र जहन को खा गया। हाँ बिल्कुल। यानी आज हमारा मुआशरा, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें फ़ख्र है इस पर, लेकिन हमने इस मुआशरे में पैसे को अपना खुदा मान लिया। हम जर वालों की कदर कर रहे हैं, बस। जहन वालों की कदर नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। ये तय है। यही आपको सियासत में भी नजर आएगा, यही हर शोबा में नजर आएगा। इसलिए जो इस वक्त इस मुआशरे से मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बरकत उठा ली है, हाँ बेसुकूनी आपको नजर आती है हर जगह। क्यों कि ये जो बहुत ज़्यादा भी मैं समझता हूँ दौलत पैसा होता है ना जी, ये मतलब अरबपति खरबपति लोग, जैसे भी उन्होंने ठगी से कमाया हो या जिस तरह भी, हाँ। कमाया हो, जो भी ये चीज़ जो होती है, मैं समझता हूँ मेरे बुजुर्ग कहा करते थे कि ये आपको दीन से मज़हब से दूर ले दूर जाती करती है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। है। मियाना रवि इसीलिए आपके मज़हब ने कहा कि हर चीज़ में मॉडरेशन, मॉडरेशन, ठीक है ना। बहरहाल ये आपके सामने ये देखिए जो ये हो है। रहा है। आपने वोट सही डाला है। था? अल्लाह, नहीं डाला था। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, अच्छा शी वॉज नॉट वेल, अच्छा अच्छा, ओके, हाँ, तो ठीक है, ये तो ये तो फिर एक्सेप्टेबल रीजन है ना ये हमेशा तो। कास्ट करते हैं। हमेशा अच्छा कास्ट जी, किया इस इसने, तवाज़ा मेरी बट शी वॉज हैविंग अ सीवियर यू नो। तबीयत ठीक नहीं तो तो जो इलेक्शन हुए इस मर्तबा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तासुरात। आपके सामने जो हुआ है,
आपके सामने जो हुआ है, दरअसल देखिए पब्लिक की जो एक पल्स थी वो जौन सी थी, या पब्लिक का जो मूड था, लेट मी पुट इट लाइक दिस, वो कहीं और था, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट हुआ भी, इलेक्शंस में रिफ्लेक्ट हुआ भी। और आप देखिए कि बावजूद इसके, मैं खुल के बात कर लेता हूँ कि जो पीटीआई कैंडिडेट्स थे, इंडिपेंडेंट भी, वो मेजॉरिटी में आए। और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ये टोटल पूरा पीटीआई का, या जो भी इंडिपेंडेंट जीते हैं, वो पूरा उनका भी वोटर नहीं बाहर निकला। कुछ मायूस था। किसी को अगर मेरी बुरी बात लगती है तो लगे, मैं साफ बात करूँगा। क्यों? देखिए, जो इस मुल्क के रियल इश्यूज थे ना, जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान क्यों बना था, जरा मुझे बताइए। पाकिस्तान जिन्ना साहब ने बनाया था चूंकि वहाँ के मुसलमान को ना तालीम में, ना सेहत में, ना कारोबार में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। बिल्कुल सही है। सो कायदे आज़म ने कहा कि नहीं, हमने लिया था वतन लेना है, ठीक है। और फिर जिन लोगों के लिए मुल्क बना था, वो तो गरीब और मिडिल क्लास के लिए बना था। यहाँ पिछले 75 साल से एक एलीट कैप्चर हो गया। ये जो इलेक्शन हुआ है, इसमें बाय एंड लार्ज and especially the middle class educated jobless youth of Pakistan they have revolted. उन्होंने रिवोल्ट किया। क्यों किया? देखता हूँ, वो देखता है एक नौजवान के, यार मेरे माँ बाप मिडिल क्लास की कमर टूट गई है मुझे पढ़ाते पढ़ाते, कर्जे उठा के, बिल्कुल अपनी दवाइयों का खर्चा नहीं वो ले रहे, और मेरी तालीम पे मेरी किताब ले आए। मेरे बाप को दवाई की जरूरत थी, वो बजाय किताब मेरी खरीद के ले आए, और जब डिग्री मिल गई तो वो सड़क पे डिग्री लेके बेचारा खार हो रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे एमबीए पास है, कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। इससे एक विंडो क्रिएट हुई, उसमें कुछ लोगों ने उनको अट्रैक्ट किया, यूथ को। बाकी लोग जौन से थे वो रिवायती सियासत करते रहे, इसकी नाक नहीं अच्छी, इसका लिबास नहीं अच्छा, इसका रंग नहीं अच्छा, ये चलता ठीक नहीं है। यानी आपने जाती हमले लोगों पे किए और करवाए भी। पॉलिटिक्स क्या हुई है? पॉलिटिक्स क्या हो रही है इस मुल्क में कि आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, दूसरा आपकी कर रहे हैं। आप सही बात करते हैं, लोग आपको गालियां देते हैं, ट्रोल करते हैं। तो असल जो इशू था वो ये था कि यहाँ का जो 60% यूथ था, उसको किसी ने पिछले 75 साल में केटर नहीं किया। तो अब जिसने अब वोट डाला, उसने गुस्से में और नफरत में वोट डाला है अगेंस्ट द एलीट माफिया, और जो अशराफिया थी और उसके नुमाइंदों के खिलाफ नफरत का। अब जो हुकूमत बनने जा रही है, जो अभी बनेगी, जिस भी तरीके से मखलूत वगैरह जो भी होगी, वो आपको लगता है ज़्यादा अरसे चल पाएगी? देखें, गुजारिश ये है, मखलूत हुकूमतें जो होती हैं ना, दे आर ऑलवेज वेरी वीक। ये हमेशा ये बैसाखियों के सहारे होती हैं, और फिर जो मखलूत हुकूमत होगी उसमें जो भी वज़ीर आज़म होगा, अब ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया गया है, अब कोई उनको इधर खींच रहा होगा, इधर से ब्लैकमेल होगी। क्यों? कि जब हम लोग नेशनल इंटरेस्ट को तो नीचे रख चुके हैं, हम लोगों के ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट जो से हैं वो पाकिस्तान से अबव हो गए। अनफॉर्चुनेटली होना ये चाहिए था, जैसे जिन्ना ने किया, उसने अपनी ज़ात को नीचे किया, कॉज को ऊपर किया। यहाँ ज़ात ऊपर है, मफादात के लिए। ये क्या हो रहा है आप देखें ना, तो करवानी साहब, ये लोटे जो शामिल हो रहे हैं जमातों में, तो फिर क्या इट्स पावर पॉलिटिक्स। एक वीक मखलूत हुकूमत में देख रहा हूँ, जो मैं दुआ करता हूँ कि वो कामयाब हो, मेरी दुआ है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जिस किस्म की, फिर वो मैं तो हिस्सा रहा हूँ ना जी गवर्नमेंट का, मुझे पता है कि फिर किस किस्म की डिमांड्स आती हैं, जायज़ ना जायज़, तो वो फिर असल जो इश्यूज होते हैं आवाम के, वहाँ से आपकी फोकस हट जाती है। किरमानी साहब, आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने तो ये कहा है बड़ा क्लियरली कि हम काबीना में नहीं होंगे, हम मिनिस्ट्रीज नहीं लेंगे, बना देंगे हुकूमत, कर लेंगे काम, लेकिन हम पे जिम्मेदारी ना डालना। वो कुछ लोगों के ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो शायद लॉन्ग टर्म में नून लीग को नुकसान पहुंचाए, या कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, या कुछ इस तरह की प्लानिंग कर लें और टोटली सारा निज़ाम अपने पास ले आएँ। आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही है या करेगी?
कोई खदशात हैं? इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कोई भी जमात या ग्रुप वो इंडिपेंडेंट तो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं है। हमने तो कहा उनको, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बना लें अगर आप इंडिपेंडेंस बना सकते हैं। जब इस किस्म की जो हुकूमत बनेगी, ये ऐसी हुकूमत बनेगी जिस पर 24 घंटे एक खौफ की तलवार लटकती रहेगी। बिल्कुल 10 बंदे इधर हो जाएंगे, वो उनके पीछे भागेंगे। पंजाब में तो वैसे भी डिफरेंस बड़ा कम है। ठीक है ना, वो कहेंगे जी अच्छा जी अब ये मेरा काम करो। सो एक ब्लैकमेलिंग होगी। अब आप देखिए ना, शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ये जो लोग जिन्होंने इंडिपेंडेंस भी है। मैं कहता हूँ जो लोग आए किसी और से जीत के हैं और शामिल हो रहे हैं और हो रहे हैं। तो बात ये है कि फिर इसमें अवाम का है। अवाम के क्या ये मैंडेट की तौहीन नहीं है कि मैं आपको वोट दे रहा हूँ और आप मेरे वोट के साथ धोखा करके, फ्रॉड करके आप किसी और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बयान कुरान पाक में हलफ देकर, उसके बाद इसलिए कहता हूँ ना, यहाँ भल सफाई की ज़रूरत है। यहाँ पॉलिटिक्स को डी कमर्शलाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ मिडिल क्लास को, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास को आगे लाने की ज़रूरत है। जो कायदे आज़म का जिना का विजन था। आपको एक मैं छोटा सी एक बात बता देता हूँ, शॉर्ट वेरी सेंटेंस। जब 1945 और 46 का इलेक्शन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीत गई, तो उस वक्त ये सारे जो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले थे ना, वो मुस्लिम लीग में शामिल होना शुरू हो गए। तो कायदे आज़म उस वक्त फ्लेल थे, बीमार थे, तो वो ही कुड नॉट असर्ट कि इनको मैं रोकूं, पाकिस्तान बन रहा है और किधर। खैर, लेकिन एक स्पीच कायदे आज़म ने की, आपको मिलेगी उसके आर्काइव्स में। क्या कहते हैं जिन्ना साहब, जब उन्होंने देखा कि ये कुत्ते नहलाने वाले भी आ गए हैं बीच में, अंग्रेज़ों के टोडी, उन्होंने कहा कि उस वक़्त के जो ज़मींदार लफ्ज़ होता था, उन्होंने कहा मैं ज़मींदारों को और सरमायादारों को, ये पढ़ लीजिए कायदे आज़म की डॉक्यूमेंटेड है, मैं वार्न करता हूँ कि अब पाकिस्तान बनने जा रहा है, आपको अपने तौर अतवार तरीके तब्दील करना होंगे, आपको गरीब का इस्तेहसाल बंद करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं फिर बाज आया ऐसे पाकिस्तान से। ये जिना का विजन था। सच। अब आप मुझे यस, बड़ी सख्त बात है। आप बताइए मुझे कि ये क्या जिना का पाकिस्तान है? बिल्कुल यहाँ जो हो रहा है, या आज अगर कायदे आज़म होता, यकीन करें बड़े वो नाराज इन होते हैं। तमाम लोगों को हवालात में भेज देता। बिल्कुल 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 दे डिजर्व टू बी बिहाइंड बार्स। Absolutely. ये नहीं है कि लीड कैप्चर है जिनके लिए मुल्क बना नहीं है। ये 2% कौन लोग हैं पूछा जाएगा। भाई तुम्हारे पास कहां से ये करोड़ों रुपए अरबों रुपए आ गए इलेक्शन में लगाने के लिए? मेरा बाप 18 साल मेंबर असेंबली का, मिनिस्टर भी रहा, एम्बेसडर भी रहा, वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता रहा, कर सकता था करप्शन। उसने पाकिस्तान के लिए इंडस्ट्रियां लगवा दी। ये दाऊद हरकुलिस, ये सारी तो अपने लिए भी एक आधी लगवा सकते अपने लिए भी कर सकता था, नहीं किया। ये गवाह है, मेरी बीवी बैठी, हमें पास गाड़ी एक थी, हाँ। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते रहे। दिल साफ था ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये Sincerity. तो मुक्तदर लोग जो हैं, जिनको आप मुक्तदर हल्के कहते हैं, लेट मी बी वेरी ओपन, एस्टेब्लिशमेंट, ये उनको सोचना चाहिए कि उनको के जो पाकिस्तान को वो किस डगर पर ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये फैसला कौन कि करे? ये चेंज ऑफ फेसेस करने हैं, या ये जो एक रॉटन पंजेंट सिस्टम है, उसको बदलना। unjust system, you need to change it if Very you want to important have the Pakistan according to the vision of Muhammad Ali Jinnah. ये वही कर सकते हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करें। मोहब्बत पाकिस्तान से जब होगी तो पाकिस्तान को हम सबसे ऊपर रखेंगे और ख़ुद को नीचे रखेंगे। बड़ी अहम बात की आपने बिल्कुल। सर, थैंक। मोहब्बत बहुत से याद आया, आप इनको मोहब्बत के किस नाम से पुकारती हैं? ऐसे याद आ गया भाई, इसमें क्या है? आप शर्मा फिर गए उधर आ रहे नाज़रीन, हैं। वो शर्मा गए आप उधर आ रहे हैं। फिर वापस आ गए आप आप। इनको मोहब्बत के किस नाम से पुकारते हैं? मैं इनको इन्हीं के नाम से पुकारता असना। हूँ, असना के नाम असना। से। ये मुझे मेरे ही नाम आसिफ के नाम से, बड़ा प्यारा वैसे कोई- नाम कोई है निक- असना साहिबा, मैं आपके नाम। वेरी यूनिक। हाँ। वेरी यूनिक, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और आप आखिर में सर, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है पीएमएलएन का? लो भाई खबर। आप बताएं, आप हमें तो एक ही नजर आता है। आप किसको देखना चाहते हैं? नहीं, मैं देखना चाहती तो जिसको भी हूँ, आने के लिए मुझे लगता है तैयार तो इसहाक डार साहब हो सकते हैं। देखिए, सिर्फ ये लेकिन- मैं दुआ करता हूँ जो भी आए। आपके पास क्या खबरें? जाहिर है अभी तक तो जो अगर पीएमएलएन में जाहिर है गवर्नमेंट ही बन रही है तो
मैं उन्हीं को देख रहा हूँ, अनलेस के कोई उसमें बहुत शिफ्ट आए, कोई मुआवजा हो जाए। और फॉरेन मिनिस्टर उसका अभी कोई मेरा नहीं ख्याल। सही, अभी उसकी डिस्कशन नहीं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मेहरबानी असना साहिबा, आसिफ साहब, आपने वक्त निकाला। थैंक यू। नाजरीन, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक जी। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग। दौलत कमाने का शौक हर एक को होता है, मगर पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कि समझते नहीं है, जानते नहीं है। वो कहते हैं बस मायूस हैं, परेशान है। तो हमने सोचा कि हम एक सेगमेंट उनके लिए लेकर आएँ, आइडियाज़ का, मुख्तलिफ आइडियाज़ का, क्योंकि आइडियाज़ की तरफ जाते हुए नौजवान ज़रा घबराता है, ज़रा कतराता है, और उसको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा सरमाया किसी काम को शुरू करने में डालना होगा, और अगर वो डूब गया तो क्या होगा। तो हम वो सेफ ऑप्शंस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, छोटे छोटे कारोबारों के, जो सेफ भी होंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं मांगते होंगे, और कामयाबी के चांसेस भी उनमें ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल्स होंगे। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं ₹1,00,000 महीना। ₹1,00,000 महीना, ₹1,00,000 महीना, ₹1,00,000 महीना। भाई ये हमारा सेगमेंट है ₹1,00,000 महीना का, और इस सेगमेंट में हमने आपको ये बताना है कि कैसे पाकिस्तानियों, कैसे आप लोगों ने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके कोई काम शुरू करना है और उसके बाद ₹1,00,000 महीना कमा सकते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, मायूस होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ₹1,00,000 महीना कमा सकते हो। हमारे साथ मौजूद हैं भाई वकास कयूम साहब, और वकास कयूम साहब की कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। ये काम करते थे एक लेदर फैक्ट्री में, और वहाँ से इन्होंने वो छोड़कर फिर अपना काम करना शुरू किया लेदर का, और आज क्या ज़बरदस्त काम करते हैं। कहाँ कहाँ इनका काम जाता है ये बताएंगे। और हम सबको पता है कि भाई जो लेदर इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, बड़े ज़बरदस्त चीज़ें तैयार होती हैं, सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। तो आज हम आपको इस लेदर इंडस्ट्री में आने का और काम करने का तरीका बताएंगे। शिफा, एक्साइटेड हैं कुछ? मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। ये पाकिस्तान की वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज़ है जिसको कि दुनिया बाहर मानती है, एक्नॉलेज करती है, और पाकिस्तान का फाइनेस्ट लेदर जो है वो दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। वकास भाई ज़रा बताएं क्या क्या बनता है आपकी फैक्ट्री में? हमारे पास 150 प्लस लेदर गुड्स हैं, जिसमें वॉलेट एक कैटेगरी है, बेल्ट दूसरी कैटेगरी है, लैपटॉप बैग तीसरी है, लेडीज़ बैग, क्लच, शूज़, इस तरह करते जाएं तो हमारे पास 150 प्लस आर्टिकल बनते हैं लेदर में। अच्छा। इसमें एस्ट्रे भी है, कैप भी हैं, ठीक है, स्टैप्स हैं। जी जी। अब आज अगर हमें आप सिखाना शुरू करें किसी एक चीज़ के बारे में, जी जी, कि भाई एक चीज़ हमने बतानी है अपने नाजरीन को कि भाई ये है, अगर आप इसको बनाना चाहें तो ये प्रोसेस होगा, ऐसे बन सकती है। जी जी, मैं पहले अपना वॉलेट से स्टार्ट करता हूँ। बटवा, उस बटवे में ही दौलत डलती है ना, तो वो बटवा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सिंपल हमारा पहला प्रोसेस है कि लेदर हमने ऑर्डर पे तैयार करना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ये काउ स्किन है, ये काउ स्किन है, यानी कि गाय की खाल है। ये लेदर तैयार हमारे पास आता है टैनी से, जो हमारा आर्टिकल रिक्वायरमेंट है। इसमें भी बहुत ज़्यादा आर्टिकल हैं। ये कलर आपने उनको बताया होगा? हमने कलर भी बताया, ये टेक्सचर भी बताया कि ये टेक्सचर में चाहिए। ये टैनी से तैयार होकर हमारे पास लेदर स्टोर में आ गया, जो आप देख रहे हैं। अब ये टैनरी से आप जितना चाहे ले लें, जितना चाहे ले लें, कम लेना चाहे ज़्यादा लेना चाहे आप ले सकते हैं। सही है जी। ये पहला प्रोसेस है। इसके आगे हमारे सिलेक्शन होनी है और कटिंग हमारी स्टार्ट होनी है। सबसे पहला प्रोसेस वॉलेट के लिए कटिंग का। चले आए फिर कटिंग देखते हैं हम। जी पहला जो ना ये वॉलेट बना रहे हैं, ये वाला वॉलेट हम बना रहे हैं, जो कटिंग हो रही है, इसका हमारे पास ऑर्डर है, इसको हम तैयार कर रहे हैं। इसमें ये एक वॉलेट के लिए सबसे पहले हमें ये पैटर्न, मास्टर ने पैटर्न बनाए हैं। ये सारी जो पट्टियाँ हैं, ये 25 से 30 किस्म के पैटर्न हैं, जो ये एक एक चीज़ के लिए ये पट्टी काटनी पड़ेगी। इस तरह ये अपर है, ठीक है। ये मैं इसको ज़रा दिखा दूं कि इसमें ये हिस्से हैं ना बहुत सारे, ये पॉकेट्स हैं, एक ये है, ये इसकी चीज़ें हैं, ये देखें, ये अलग अलग इसके पोर्शंस लगे हुए हैं एक तरीके से। ये सब कटेंगे और फिर जुड़ेंगे और फिर ये वॉलेट बनेगा। फिर जुड़ेंगे, वॉलेट बनेगा। पहला प्रोसेस ये पैटर्न के साथ लड़का कटिंग कर रहा है ब्लैक कलर में। ये कटिंग पड़ी हुई है हर आर्टिकल की। ये 100 पीस के लिए वो कटिंग कर रहा है। ये कटिंग हो गई ब्लैक कलर के लेदर के वॉलेट के लिए, ये कटिंग हो गई। जी जी। इस वॉलेट एक साहब जो है ये कटिंग पे लगे हुए होते हैं। पहला प्रोसेस है इसका कटिंग का।
अभी इन्होंने पीसेस बना लिए ये हर साइज के। हर साइज़ के उन्होंने अलग पैकिंग कर दी, आर्टिकल नंबर लिख दिया, मतलब उन्होंने ये कटिंग की, एक पैकिंग की उसकी, और आर्टिकल नंबर लिख दिया, ये आर्टिकल है। अच्छा जी, अब हम कहाँ आए हैं? कटिंग के बाद दूसरा प्रोसेस है स्केविंग। इसे हम स्केविंग कहते हैं। इसमें लेदर की साइडें ब्रीक की जाती हैं फोल्डिंग के लिए, वार्ड बनाने के लिए। ये जिस तरह ये वार्ड है, इसकी ये साइडें ब्रीक करनी होती है फोल्डिंग के लिए, मुड़ सके और सिल सके। मुड़ सके और सिल सके। ये पहला अपना प्रोसेस है जो मशीन के साथ होना है। पहला हैंडमेड है, दूसरा ये मशीन है। ये लड़के ने किया है, ये देखें, ये इस जगह पे ये देखें ब्रीक हो गया है और ये मोटा है। ये साइडें, चारों साइडें ये ब्रीक करनी होती है। अब आ गए जी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है? इस स्केविंग के बाद ये प्रोसेस है, सोल्यूशन लगा के, ये पल्ले को सोल्यूशन लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कपड़ा बिठाना है इसके ऊपर। जो सिंगल पट्टियाँ काटी थी, ये इस तरह पट्टियाँ तैयार होंगी, सोल्यूशन लगा हुआ है, ये साथ ये कपड़ा लगेगा, तो ये एक एक पाकटें इस तरह तैयार होंगी। ये इसके लिए ये 10-12 पाकटें तैयार हो रही हैं। ये है जी दूसरी मशीन जो इस प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, सिलाई मशीन जो है। ये सिलाई मशीन है जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है? ये पट्टियाँ जो जोड़ी थी, बिठाई थी, उनको अब ये सिलाई कर रहे हैं। ये ग्लू से हमने लगाई थी सारी, ग्लू से लगाई थी, और ये फोल्डिंग करके ये इस पट्टी को सिलाई करने लगे हैं। ये सिलाई कर रहे हैं, ठीक है। ये सिलाई 2 से 3 बार एक वार्ड को होगी। जिस तरह पट्टियाँ बिठाएंगे, जिस तरह पहले ये इसको ही है, अब इस प्रोसेस पे है, इसको सिलाई होगी। ये सिलाई के बाद चौथा प्रोसेस होगा, ये जो एक्स्ट्रा लेयर है इसको वो ट्रिम करेंगे ब्लेड के साथ, हाथ के साथ। और हैंडमेड सिलाई से अगर कुछ करना हो तो वो उस पर कितना टाइम लगता है? उसमें मतलब समझ 2 घंटे में एक पीस हाथ के साथ सिलाई होता है, क्योंकि उसमें नफासत का ज़्यादा नफासत भी चाहिए होती है, और हाथ के साथ करना है तो वो टाइम लगता है। इसके बाद ये ट्रिम होना है पैटर्न के हिसाब से। ये सिलाई में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं पीस को कि वो फिनिशिंग ठीक आए। ये देखिए जी, ये वाली पट्टी बेसिकली काट दी है, ये हमने काट दी है। ये भी यहाँ पे कुछ नहीं बचा। जी, ये प्रोसेस है। ये अंदर वाली पार्टीशन ये बैठा रहे हैं, ये कपड़ा है, इसके साथ इन्होंने सोल्यूशन लगाया है, और इसको जिसमें बड़े नोट, छोटे नोट छोटे नोट अलग रखने के लिए ये एक पार्टीशन ऐड कर रहे हैं। इस जगह पे इसको बिठाएंगे और कैंची के साथ इसको फिक्स करेंगे लेदर के मुताबिक। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले बिठा लेंगे और ये फिक्स करेंगे। तो ये जो एक बंदा जो काम कर रहा है यहाँ पर, इसकी ट्रेनिंग कितने अरसे में होती है? कितने अरसे में ये एक्सपर्ट बन जाता है? 6 महीने से लेकर साल लगता है अच्छा। एक बंदे को ट्रेन होने में। अच्छा, अब ये देखें, ये एक प्रोडक्ट एक तरीके से 90% तैयार हो गई है। तकरीबन कितने टाइम में? ये आप देख लें थोड़ा, कितनी देर हमने 20 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर ये सारा सिलसिला फिलहाल यहाँ तक हो गया। बिल्कुल। और अब इसकी फाइनल फिनिशिंग होनी है। असल काम क्या है? ये जो हाथ है ना इस बंदे का, कारीगर का हाथ, इस हाथ का कमाल है। और ये वो हाथ है जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, हक हलाल की रोज़ी कमाता है। बहुत सारे हाथ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मांग रहे होते हैं। उन हाथों से लाख गुना दर्जे बेहतर ये हाथ है जो मेहनत करता है और उसके बाद एक चीज़ बनाकर लेकर आता है। और ये सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में ही नहीं रह जाता, ये दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान का बहुत सारा लेदर गुड्स जिसको हम कहते हैं वो एक्सपोर्ट होता है और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में जाता है, और लोग बड़ा पसंद करते हैं पाकिस्तान की लेदर को। अब यहाँ पे इसकी फाइनल सिलाई हो रही है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। आपने बात जिस तरह की थी कि जब मेहनत करते हैं लोग, ये एक बैंकर की जितनी तनख्वाह है ना, सैलरी, उस लेवल पे ये कारीगर लोग कमा रहे होते हैं। अच्छा जी, यानी कि अच्छा एक्सपर्ट हो जाए अपने काम में, एक्सपर्ट हो जाता है वो। 8 घंटों का बैंकर से बेहतर कमा रहा होता है। वो जिसको कहते हैं ना स्किल आपको यहाँ नजर आई है आपको। ये क्या प्रोसेस हो रहा है? ये आर्टिकल जो फाइनल हुआ है, इसकी सिलाई के जो धागे हैं उसको जला रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सोल्यूशन वगैरह साफ कर रहे हैं। ये वो प्रोसेस हो रहा है। पाकिस्तानी नौजवान जो है वो लाख रुपए से काम शुरू कर सकता है, वॉलेट का इजीली कर सकता है। उसमें एक ये टेबल चाहिए होता है काम करने के लिए, ये 10 से 20 हज़ार रुपये का बनता है। एक सिलाई मशीन चाहिए होती है जो 35 हज़ार रुपये की मिल जाती है। एक स्केविंग मशीन चाहिए होती है जो 50 हज़ार रुपये की मिल जाती है। ये चीज़ें हों तो वो बंदा एक कारीगर हो, वो इजीली लाख रुपया महीना कमा सकता है। 2 मशीनें हों और 2 कारीगर हों तो ये काम चल जाएगा। लेदर के वॉलेट्स बनाने का काम हो सकता है। चल जाएगा। बस आता हो बनाना। आता हो बनाना। ये भी बताएं कि आपने ये इतनी सारी ज़बरदस्त टीम कहाँ से इकट्ठी की? ये अब ना मैंने ना मतलब जॉब करता था, वहाँ से ये लेके सेल करना शुरू किया, तो वो आस्ता आस्ता मतलब 1 से 2 बंदे ऐड होते गए तो 10-12 साल लगे हैं। लेकिन टीम आ गई। टीम आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे पास वो 60 के करीब वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुन लिया पाकिस्तानियों, नौजवानों, शुरू में मैंने कहा था ना, लाख रुपए महीना, लाख रुपए महीना, लाख रुपए महीना, तो बस काम करने वाले बनो, सब कुछ मिल जाएगा।
लाख रुपए महीना, लाख रुपए महीना, लाख रुपए आइडिया। महीना। आइडिया देखें, वॉलेट बनाना है, 2 मशीनें चाहिए, 2 कारीगर चाहिए, 1 लाख रुपए तकरीबन आपके पास होने चाहिए, उससे आप ये काम शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आप वॉलेट्स बनाए जाएं, बेची जाएं, बनाए जाएं, बेची जाएं, बनाए जाएं, बेची जाएं और अपना वॉलेट भरे ही जाएं, भरे जाएं, भरे जाएं। बस बिल्कुल, तो यही ये है होगा। सारी आज की ये आइडिया की काम कार्रवाई। करने वाला होना चाहिए, मायूस नहीं होना है। वो हमने कहा है ना कि अब घबराना नहीं है, सिर्फ कमाना है। तो जी। बस ये चीज़ अपने जहन में रख लें। हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ हम जाते हैं एक वक्फे की तरफ। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री के बारे में, आईटी एक्सपोर्ट्स के बारे में, और किस तरह से वहाँ पर हम कोई बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं अपने लोगों के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। आईटी इंडस्ट्री की पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो हमारा मवाजना हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से होता है, और थोड़े से नंबर्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो भारत में अगर हम आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो 2-2.5 बिलियन है, 2-250 बिलियन सॉरी, और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 2-2.5 बिलियन है। हालांकि वहां पर भी वही 200 आईटी जो कंपनीज है रजिस्टर्ड हैं, और पाकिस्तान में भी तकरीबन मोर और लेस 200 आईटी कंपनीज ही रजिस्टर्ड हैं। तो फिर ये रेवेन्यू का इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, ये हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। कैसे हम एक आईटी कंपनी बना सकते हैं और उसको $1 मिलियन कंपनी बना सकते हैं, ये भी मुद्दा है। हमारे साथ मौजूद हैं जी शाह हसन साहब, जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह। उस्ताद जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे, शिफा ने जो फिगर्स दिए कि हमारा मोर और लेस नंबर ऑफ कंपनीज दोनों मुल्कों में रजिस्टर्ड एक जितनी है, पाकिस्तान और इंडिया में, लेकिन हमारा जो रेवेन्यू हम कमाते हैं वो 2-2.5 बिलियन है और भारत जो कमाता है वो 250 बिलियन है। तो अब हम कैसे अपने इस पूरे मामले को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह एक पाकिस्तानी नौजवान इस फील्ड में आ सकता है, बेहतर काम कर सकता है, ओवरऑल सिनेरियो कैसे बेहतर हो सकता है, इशू क्या है? इसमें जो मेन रीज़न है, पाकिस्तान की जो आईटी की फील्ड है उसमें जो फोकस रहा है गवर्नमेंट्स का भी और इंडस्ट्री का भी, वो फ्रीलांसर्स पे ज़्यादा फोकस रहा है, और उसमें जो सर्विसेज फ्रीलांसर्स को प्रोवाइड की गई हैं, जो उसमें टैक्स की छूट और बाकी मामला जिनको दिए गए हैं, तो उसकी वजह से एक जो फ्रीलांसर्स है, एक जो सिंगल इंडिविजुअल है, वो मैक्सिमम इस टाइप के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं जिनकी एक सर्टेन लिमिटेशन है, जैसे छोटे छोटे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट्स, वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स। उसके बरक्स इंडिया का फोकस टोटली डिफरेंट रहा है। इंडिया ने स्टार्ट में ही अपनी, जैसे बेंगलुरु में उनकी सिलिकॉन सिटी है, उसको बिल्ड किया। इस वक्त करंटली उनकी जो सिलिकॉन सिटी है, जो 72 एकड़ पे यानी मुश्तमिल है, उसकी जो एक्सपोर्ट है वो $25 बिलियन है, और वो बेंगलुरु सिटी जहाँ पे वो मौजूद है, उस सिटी की जो एक्सपोर्ट है वो $65 बिलियन है। तो इंडिया ने स्टार्ट में ही फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके बाद रेलिवेंट लॉज पे, जो आईटी कंपनीज या टेक्नोलॉजी कंपनीज को बेनिफिट दे सकें। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस पर बहुत लेट काम हुआ, बल्कि 2 या 3 साल पहले एक इदारा है STZA, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, जिसको बनाया गया, और उसका मकसद ही ये था कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, वहाँ पे डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज के बैक ऑफिस खोले जाएँ और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस पे इसको आईटी को प्रमोट किया जाए। तो ये हमने काम 2-3 साल पहले शुरू किया। इंडिया ने 1970s 80s पे इस पर फोकस करना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, जैसे टाटा, विप्रो, इनका पहले काम कोई और था, जैसे विप्रो का वेजिटेबल ऑयल सेल करना है। इस तरह के जो बड़े ग्रुप्स हैं उन्होंने फोकस किया आईटी की तरफ। गवर्नमेंट ने अपने प्रोजेक्ट्स दिए एंटरप्रेन्योर्स को। इवन अमेरिका में सिलिकॉन सिटी जब बनी तो स्टार्ट में जो यूएस नेवी है वहाँ से मेजर प्रोजेक्ट्स एंटरप्रेन्योर्स को मिले, उसकी बेस पे उनकी एक्सपोर्ट बढ़ी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल डिफरेंट हिसाब रहा। जैसे हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का एक इदारा है PRTB, पंजाब आईटी बोर्ड, उसने इस साल भी कोई तकरीबन 5 अरब का गवर्नमेंट का काम आईटी का एग्जीक्यूट किया। अच्छा। यही काम अगर 10 आईटी कंपनीज को मिल जाता 50-50 करोड़ का, तो उनके अगले साल उनके जो एम है वो 50 अरब तक फोकस वो करते, क्योंकि जारी बात है जो प्राइवेट कंपनीज है उनका फोकस डिफरेंट होता है और जो गवर्नमेंट। अच्छा, एक और चीज़ शाह हसन ये बताएं कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स बहुत बड़ी तादाद में हैं और अच्छा खासा कमा लेते हैं। क्या फ्रीलांसर्स और गवर्नमेंट के दरमियान किसी किस्म का कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, कोई मामलात तय पा सकते हैं ताकि फ्रीलांसर इंडस्ट्री भी मज़ीद बूम करे? जी, उसमें एक मेन रीज़न ये है कि एक तो जैसे एक इंडिविजुअल है वो या अपने नाम पे या अपने सोल प्रोप्राइटर पे पैसे बाहर से मंगवाता है और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड पे रजिस्टर अपने आप को करता है। तो एक सर्टेन इंडिविजुअल मैक्सिमम कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर सकता है,
वो या तो अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है तो छोटे छोटे $500,000 के कुछ प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, या तो अगर वो वेब डेवलपर है इसी तरह की छोटी छोटी वेबसाइट्स का काम कर सकते हैं। जो एक प्रॉपर एक कंपनी है जिसमें 200, 400, 500 या 1000 इंडिविजुअल्स हैं, उसमें हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी भी डिफरेंट हो जाती है। जैसे हमने एक डेवलप किया है अभी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन लाहौर में मॉडल टाउन लिंक रोड पे, उसकी जो कैपेसिटी है वहाँ पे लोगों के काम करने की तकरीबन 16,000 की है। अच्छा। तो हमारे एस्टिमेटेड के मुताबिक अगर हर बंदे की एवरेज सैलरी $1,000 भी हो तो सीधा सीधा ये $250 मिलियन का एक्सपोर्ट रेवेन्यू बन सकता है। तो इसमें एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि एक इंडिविजुअल कितना अर्न कर सकता है और एक कंपनी कितना अर्न कर सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेजर जो प्रोजेक्ट्स जो बाहर से आने हैं तो इंटरनेशनल कंपनीज एक इंडिविजुअल पे कम रिलाई करती हैं, एक बड़ी कंपनी पे ज़्यादा रिलाई करती हैं। और मेन डिफरेंस यही है कि पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स हैं, लेकिन सिर्फ $400 मिलियन कमा रहे हैं। तो अगर हम कंपनीज पे ज़्यादा फोकस करें, फ्रीलांसर्स को जो सर्विसेज देनी थी गवर्नमेंट ने वो दे दी, वो काफ़ी हैं। इसके बाद हमारा फोकस कंपनीज की तरफ होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो बड़ा देखें अलार्मिंग फिगर है ना। अब हम इस तरह से अगर बात करें, पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवान हैं जो कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, जिन्होंने सॉफ्टवेयर जानते हैं, हार्डवेयर जानते हैं, नेटवर्किंग, बहुत मतलब सारी जो इनकी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं वो उनको आती हैं। अब वो अगर एक कंपनी बनाना चाहें और उस कंपनी को $1 मिलियन कंपनी बनाकर दुनिया के सामने आना चाहें, तो वो क्या प्रोसेस होगा, कैसे वो ये काम कर सकते हैं? देखिए उसमें जो $1 मिलियन कंपनी का सफ़र तो ऑब्वियसली लंबा होगा, लेकिन स्टार्ट में ये है कि एक कंपनी रजिस्टर करके जो प्राइवेट लिमिटेड है या कोई भी सॉर्ट ऑफ कंपनी है पाकिस्तान में आप रजिस्टर करें। उसके बाद अपने बाहर के इवन लोकल मार्केट भी और बाहर भी जो दोस्त हैं उनके थ्रू प्रोजेक्ट्स वगैरह लेना शुरू करें। और ज़ाहिर बात है इसी तरह आप डिफरेंट जो होते हैं इवेंट्स और सेमिनार्स इंटरनेशनली आप उनको अटेंड करें, वहाँ जाके अपने नेटवर्किंग क्रिएट करें। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए लेकिन इसमें एक मसला ये होता है ना कि आपने कंपनी बना ली, अब कंपनी बनाने के बाद प्रोजेक्ट्स हासिल करना ये एक मुश्किल काम होता है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इसमें जो आईटी की फील्ड है करंटली पाकिस्तान में, जो एक एक्सपर्टीज़ है जिसमें हर कंपनी की ख्वाहिश होती है कि उनको एक अच्छा बिज़नेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट मिल जाए। हाँ। उसकी बहुत अभी कमी है। और अच्छा अगर बिज़नेस डेवलपमेंट आपको एक्सपर्ट मिल जाए तो वो एक बहुत मार्जिनल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं एक कंपनी में। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी कंपनी थी, तो उन्होंने एक बिज़नेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट हायर की, मल्टीपल लोगों को एक्सपर्ट आजमा के एक एक्सपर्ट हायर की। उन एक्सपर्ट ने 1 साल के अंदर उनको 98 करोड़ का बिज़नेस ला के दिया। तो अगर बिज़नेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट आपका अच्छा है तो बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, और ये भी बताइए कि SIFC ने भी बहुत सारे कामों का बेड़ा उठाया है, तो SIFC टेक्नोलॉजी में और पाकिस्तान की IT में किस तरह से फैसिलिटेशन फराहम कर रही है? हाँ जी, अभी आपने जो पहले बात की $1 मिलियन कंपनी की, उस लेवल पे पहुंचने के लिए SIFC का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने एक और काम भी बहुत इंपॉर्टेंट किया कि जो उनकी बिज़नेस डेवलपमेंट है उसमें उनकी गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। आपको एक सर्टेन लेवल पे जो बड़ी कंपनीज हैं उनसे जो प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं उसमें आप डायरेक्टली उनसे इंगेज कर सकते हो। लेकिन जब गूगल, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट इस लेवल के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसमें लॉ मेकिंग और इस तरह की मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। मैं रिसेंटली UAE में एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे सेल्सफोर्स के डायरेक्टर थे, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि वो एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन रेलिवेंट लॉ मेकिंग ना होने की वजह से वो नहीं आ सके। SIFC में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अभी आपको शायद पता चले कि गूगल और जो डेलपोर्ट है जो अमेज़न के बनाते हैं डेटा सेंटर्स, रेलिवेंट लॉ मेकिंग जो SIFC के थ्रू भी हुई है उसकी वजह से ये सारी कंपनीज अब पाकिस्तान में आ रही हैं, डेटा सेंटर्स भी पाकिस्तान में आ रहे हैं और मल्टीपल इस तरह की कंपनीज अब पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रही हैं। तो SIFC का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू इस तरह की बड़ी कंपनीज और बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में आ सकते हैं। सेम ये प्रोसेस इंडिया ने फॉलो किया, सेम ये प्रोसेस हम फॉलो करें और SIFC के थ्रू ये सारा प्रोसेस ईजी भी हो रहा है और हमारी एक्सपोर्ट में को इंक्रीज़ करने में इसमें बहुत उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। थैंक यू शाह हसन साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और IT के हवाले से नाजरीन हमारी बात हो रही थी और कोशिश हमने की कि आपको थोड़ा सा IT का जो मंजरनामा है वो समझा सकें हम। अच्छा, अब ये बहुत सारे मंजरनामे हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे और बुनियादी मुद्दा क्या होगा कि हम बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं, ये हमारा एजेंडा है बेहतरी, सॉल्यूशंस, मीसा के बेहतरी, ये हम पेश करेंगे। हम अपने प्रोग्राम में सॉल्यूशंस की तरफ लेकर आएंगे आपको। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।